नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा और आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज स्पेशल, खास तौर से हमारी महिला व्यूअर्स के लिए विमेंस डे के मौके पर, क्योंकि ये वो समय है जहां हर किसी के लिए फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है। और अगर बात की जाए महिलाओं की, तो उनके लिए तो फाइनेंशियली फिट होना और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि महिला एक ऐसी कह सकते हैं कि एक ऐसे इंडिविजुअल होती हैं जो कि मल्टीटास्किंग होती हैं, जिम्मेदारियां भी ज़्यादा होती हैं, और उसमें से फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना, फिट होना भी उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अर्निंग करना ही काफ़ी नहीं होता, बल्कि उस कमाई को सही तरीके से सेविंग्स में, इन्वेस्टमेंट में तब्दील करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो कि वर्किंग वीमेन हैं, लेकिन अपने फाइनेंसेस को ठीक तरीके से मैनेज नहीं कर पाती, अपने हस्बैंड्स पर डिपेंडेंट होती हैं। और कई महिलाएं ऐसी भी हैं जो कि खुद ये सब कामकाज कर रही हैं। एक तबका ऐसा भी है जो कि हाउसवाइफ्स हैं, लेकिन फिर भी उनकी अपनी छोटी छोटी सेविंग्स होती हैं, अर्निंग्स होती हैं, जिसे वो इन्वेस्ट करके सही तरीके से, सही माध्यम से अपने आप को फाइनेंशियली सिक्योर कर सकती हैं। तो बहुत कुछ है महिलाओं के पास अगर वो कदम आगे बढ़ाएं तो। लेकिन अगर अब तक आपने कदम नहीं बढ़ाया है, तो ये हमारा स्पेशल शो आपकी मदद करेगा कि आप कैसे सेल्फ इंडिपेंडेंट बनने की राह पर आगे बढ़ सकती हैं। और इस शो में हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट्स मौजूद रहेंगे जो करेंगे आपकी मदद। फिनवाइज पीएफएस की प्रतिभा गिरीश हमारे साथ हैं, पॉलिसी बाजार की ग्रुप लीगल की हेड दीप्ति रुस्तगी भी हमारे साथ बनी हुई हैं। आप दोनों का स्वागत है इस शो में, और आप दोनों को ही शुभकामनाएं, कंग्रेचुलेशंस वुमेन्स डे के मौके पर। और प्रतिभा, आप तो इस इंडस्ट्री से काफी समय से जुड़ी हुई हैं। इनफैक्ट अवेयरनेस हो या फिर पेनिट्रेशन हो अमंग विमेन, वो धीरे धीरे, स्लोली एंड ग्रेजुअली बढ़ रहा है, लेकिन अभी भी बहुत अंडर पेनिट्रेटेड है। किस तरीके के आंकड़े बदलते हुए आपने देखे अगर महिला निवेशकों की बात करें पिछले कुछ सालों में, और क्या मैसेज आप हमारी उन व्यूअर्स को देना चाहेंगी जो कि अब तक इन्वेस्ट नहीं कर रही हैं, बिगनर्स हैं? देखिए, पिछले 10 साल से अगर आप देखिए, पहले हम जब इन्वॉल्व करने की कोशिश करते थे, वो एक फैमिली से बात कर रहे हैं तो वुमन पीछे हट जाते थे, वो कॉन्वर्सेशन से ही दूर हट जाते थे। लेकिन आज की तारीख में वो बैठते हैं, कम से कम ध्यान दे रहे हैं कि क्या हो रहा है उनके फैमिली के फाइनेंसेस के बारे में। और जो यंगर वुमन है, खास तौर पे जो वर्किंग यंगर वुमन है, वो अपनी डिसीजंस खुद लेना चाह रहे हैं, और वो ये चाहते हैं कि कभी कभी इंडिपेंडेंटली भी अप्रोच करते हैं कि हमें इन्वेस्ट करना है विदाउट इवन चेकिंग विद आवर फैमिली। उनको एक ट्रस्टेड सोर्स चाहिए जहां से वो अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कर सके। ये उनके लिए बहुत ही जरूरी है, और ये पहचान रहे हैं लोग कि अगर वो अपने फाइनेंसेस पे अगर कंट्रोल करे, अगर उन पे लाइफ के डिसीजंस पे कंट्रोल चाहिए, तो पहले उनको अपने फाइनेंसेस पे को अपने हाथ में लेना चाहिए, भले ही वो किसी और को डेलीगेट कर दे। ट्रेडिशनली हम लोग मेल को, अपने हस्बैंड को, फादर को, ब्रदर को डेलीगेट करते हुए आए, लेकिन जानकारी रखना सबसे जरूरी है कि कर क्या रहे हैं, उनका क्या गोल्स है, वो गोल्स के हिसाब से कर रहे हैं कि नहीं। तो आई कैन सी अ ह्यूज चेंज। आज की तारीख में हमारी प्रैक्टिस में मोर देन 60% जो इन्वेस्टर्स है आर वुमन, वुमन लेड फैमिलीज, सिंगल वुमन एंड ऑल काइंड्स ऑफ वुमन, यंग, ओल्ड, रिटायर्ड, विडोड, बहुत सारे वुमन ले रहे हैं। इट्स अ वेरी एनकरेजिंग साइड। ओके। अच्छा दीप्ति, एक चीज बताइए, जब फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की बात आती है या फाइनेंसेस मैनेज करने की बात आती है, या फिर ये वर्ड जब भी आता है फाइनेंस का, तो काफी ऐसी महिलाएं हैं जो घबरा जाती हैं, जो छोड़ती है कि ये हमारा डिपार्टमेंट नहीं है, ये आप ही हैंडल कीजिए। चाहे फिर वो अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंस हो, या फिर अपने पार्टनर पर डिपेंडेंस हो, या अपने सिबलिंग्स पर ही क्यों ना हो। क्या वाकई में इतना मुश्किल है महिलाओं के लिए फाइनेंसेस को समझना, मैनेज करना, इन्वेस्ट करना और अपने लिए खुद फाइनेंशियली सिक्योर होना? दीपाली, आपने बिल्कुल सही कहा है। आई थिंक ये हमारे अंदर ही एक ना डर है कि हम फाइनेंसेस को मैनेज नहीं कर सकते हैं। कोई भी अगर महिला है, चाहे वो होम मेकर है या कोई प्रोफेशनल भी है, वो डेली इन फाइनेंसेस से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डील करती है। इट इज जस्ट दैट कि हमें ये देखना है कि कि कैसे हम एक छोटे छोटे स्टेप्स लेके आगे बढ़ सकते हैं। आज की डेट पे हम देखते हैं कि बहुत सारी अवेयरनेस है अराउंड दीज फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, और अगर हम छोटे छोटे स्टेप्स लेके धीरे धीरे इन्वेस्ट करना स्टार्ट करें, तो हम आगे बढ़ सकते हैं और इस डर के ऊपर से काबू पा सकते हैं। हमें बस आगे अपने स्टेप्स को धीरे धीरे लेना है, और ये कोशिश करनी है कि हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन सकते हैं, और हम अपने फाइनेंसेस खुद मैनेज कर सकते हैं। अच्छा प्रतिभा, बिगनर्स की छोड़िए, या फिर यंग वुमेन्स की का ही स्पेसिफिकली जिक्र ना करें, बिगनर्स क्योंकि किसी भी एज ब्रैकेट में हो सकता है। महिलाओं में अगर हम इन्वेस्टमेंट शुरुआत करने की बात करें, वो शायद यंग प्रोफेशनल्स भी हो सकते हैं,
यंग स्टूडेंट्स भी हो सकती हैं और हाउसवाइफ्स भी हो सकती हैं, प्रोबेबली ओल्डर एज के विमेन भी हो सकती हैं। लेकिन जिस फियर की अभी हम बात कर रहे थे, जिसका जिक्र अभी दीप्ति ने भी किया, इस फियर को कैसे ओवरकम करना है, विमेन को कैसे पहला कदम आगे बढ़ाना है, क्या थॉट दिमाग में लाना है, कैसे शुरुआत करनी है? देखिए, सबसे बड़ी डर लोगों को स्पेशली वुमेन को होते हैं, क्या हमने गलत डिसीजन ले लिया तो ये क्या है, मेरा पैसा डूब तो नहीं जाएगा। ये एक सबसे बड़ा डर है जिसकी वजह से वो पहला कदम लेते ही नहीं है। मेरा कहना है कि सबसे बड़ा रिस्क ये नहीं कि आपने गलत इन्वेस्टमेंट चूज कर लिया। आप आम तौर पे अगर आप जनरली यूज्ड इन्वेस्टमेंट चुनोगे तो थोड़ा बहुत गलती होता है, तो 1-2% का फर्क पड़ेगा। ये आपका सबसे बड़ा गलती होगा कि आप ये डर के वजह से शुरू ही नहीं कर रहे हो, या फिर गारंटीड रिटर्न्स ऐसे प्रोडक्ट्स में आप इन्वेस्ट करना चाहते हो। मतलब जैसे आपने वो एकदम गुल्लक में रखते थे पहले, ऐसा आपने रख दिया और उसमें ग्रोथ ही नहीं हो रहा है। गुल्लक में तो नहीं नहीं रखता कोई, लेकिन अभी बैंक में रखना भी ऐसे ही हो गया है। तो रिस्क नहीं लेना सबसे बड़ा रिस्क है। अगर आप बिगिनर हो तो आप पहले तो प्रोडक्ट से एक्सपेक्टेशंस क्लियर रखो, क्योंकि अगर आप किसी से बात करो जो रिसेंट उनका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है और वो बताते हैं कि हमें आप इसमें इन्वेस्ट करो और आपको 20% रिटर्न आ जाएगा, तो आपका एक्सपेक्टेशन ही गलत होगा वो प्रोडक्ट से कि 20% रिटर्न आएगा। अगर वो 12-13 देगा तो आप उसको अच्छा नहीं मानोगे। तो एक्सपेक्टेशंस ठीक रखो, अपने फाइनेंशियल डिसीजंस में शामिल हो जाओ। पहले जो दूसरा अगर आपका डिसीजंस ले रहे हैं तो उसमें शामिल हो जाओ, क्वेश्चंस पूछो कि क्यों ऐसा कर रहे हैं, हम ये प्रोडक्ट में क्यों कर रहे हैं, हम इतना रिस्क क्यों ले रहे हैं, आपका क्या लॉजिक है, ताकि आप समझ सके। तो पहले जानकारी, फिर रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी, और उसके बाद आप प्रोडक्ट्स वैसे चुनो जहां पे बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव ना हो। क्योंकि वो क्या बोलते हैं ना, दूध का चला चास को भी फूक फूक के पीता है। तो आपका अगर एक नेगेटिव एक्सपीरियंस हो गया तो हो सकता है आप वापस ना आए। इसलिए डेट जैसे प्रोडक्ट्स जो मतलब वॉलेटाइल ना हो, रिटर्न्स गारंटीड जैसा दे रहा है, वैसे प्रोडक्ट्स में स्टार्ट करके बैलेंस एडवांटेज जैसे प्रोडक्ट्स, वो बात आगे हम बात करेंगे। धीरे धीरे थोड़ा रिस्क बढ़ाते जाओ ताकि आपका इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स अच्छा है। ओके, अच्छा दीप्ति, अगर हम पहले कदम की ही बात करें, जो कि अभी आखिर में बोला प्रतिभा ने, वो फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए जो कि हर विमेन को लेना चाहिए? मतलब अगर कोई आपसे पूछे कि मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है, या फिर मेरी मंथली इनकम इतनी है, या मैं इतना सेव कर सकती हूँ, मैं क्या करूँ, मैं कैसे सेव करूँ, मैं कहाँ इन्वेस्ट करूँ, मैं कैसे फाइनेंशियली सिक्योर बनाने की तरफ पहला कदम आगे बढ़ाऊँ, तो क्या जवाब आपका रहेगा? दीपाली, सबसे पहले ना हमें थोड़ा बहुत जो हमारा सेविंग्स है, अपने अगले 3 या 6 महीने के खर्चे को ध्यान में रखना चाहिए, और थोड़ा सा पैसा अपनी रेगुलर एक्सपेंसेस के लिए बचा के रखना चाहिए। उसके लिए आप थोड़ा सा पैसा अपने सेविंग्स अकाउंट में डाल सकते हैं, या कोई अपने लिक्विड म्यूचुअल फंड्स में भी डाल सकते हैं। आज की डेट के अंदर किसी भी महिला के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो कैसे वो अपने फैमिली को अनसर्टेन टाइम्स के अंदर सपोर्ट कर सकती है। स्पेसिफिकली अगर हम इंश्योरेंस की बात करें तो हमारे पास टर्म इंश्योरेंस प्लान है, जो कि बहुत महिला स्पेसिफिक प्लान्स बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनीज ने इंट्रोड्यूस किया है। ये बहुत बहुत सिंपल प्लान होता है, और जितना जल्दी आप इस प्लान में इन्वेस्ट करते हैं, आपका प्रीमियम भी बहुत कम होता है। दूसरा, आज की डेट में आपने देखा होगा कि हॉस्पिटलाइजेशन बहुत एक्सपेंसिव हो गया बिकॉज ऑफ द मेडिकल इन्फ्लेशन। आप थोड़ा सा अपना अमाउंट अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को खरीदने के बारे में सोचा जा सकता है, और इससे अनसर्टेन टाइम्स के अंदर आपकी जो सेविंग्स होगी वो हॉस्पिटलाइजेशन के खर्चों को में ना जाके आपकी हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी आपकी मदद करेगी। सो मेरे को लगता है कि हेल्थ इंश्योरेंस होना, लाइफ इंश्योरेंस होना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी महिला के लिए। उसके बाद आपके पास जो किटी बच जाती है, आप उससे किसी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स के अंदर पैसा डाल सकते हैं। रिटायरमेंट के लिए आपके पास आज की डेट में बहुत अच्छी स्कीम्स है अंडर एनपीएस, वहां पे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप थोड़ा थोड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करके चलिए, और आप देखेंगे कि लॉन्ग टर्म के अंदर एनपीएस के अंदर स्पेसिफिकली कंपाउंडिंग की वजह से आपका पैसा बहुत ज्यादा बन सकता है ओवर द पीरियड। लेकिन थोड़ा थोड़ा आपको कहीं ना कहीं से शुरुआत करनी जरूरी है। ओके, तो कहीं ना कहीं से शुरुआत करनी जरूरी है, वो पूछते हैं फिर हम प्रतिभा से। अच्छा प्रतिभा, एक चीज बताइए, शुरुआत कहाँ से करनी है? ठीक है, हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए, थोड़ी सी अपनी टर्म इंश्योरेंस भी रखें, इसके अलावा अपना थोड़ा सा फंड भी रखें, हो सकता है उनके पार्टनर ऑलरेडी उनके बिहाफ पे कर रहे हो,
तो फिर वो पहला कदम क्या हो सकता है? मतलब बहुत ऐसी महिलाएं होंगी जो कि म्यूचुअल फंड्स को ना जानती होंगी ना समझती होंगी, या फिर कैसे म्यूचुअल फंड्स में एक्सपोजर लिया जाए, शायद वो एफडीज को समझती हैं या फिर वो ट्रेडिशनल जो पॉलिसीज होती हैं उनको समझती हैं। तो बिगनर्स के लिए आपके हिसाब से एटलीस्ट एक कदम आगे बढ़ाएं, फिर चाहे वो सोर्स कोई भी हो, क्या इजीएस्ट वे हो सकता है? देखिए, लॉन्ग टर्म से हम देखते आ रहे हैं, अपने प्रीवियस जनरेशन ने भी आरडी रेकरिंग डिपॉजिट्स करते थे, फिक्स डिपॉजिट्स करते थे। इससे तो सब लोग जानते हैं कि रेकरिंग डिपॉजिट और फिक्स डिपॉजिट बैंक में कर सकते हैं। तो अगर वो आपका आदत है कि आप आरडी कर रहे हो, मतलब हर महीने में अपना बचत हो रहा है, तो एक ही कदम आगे बढ़ाना है। आज की तारीख में प्लेटफॉर्म्स है, प्लेटफॉर्म्स अगर आपको लगता है कि मैं गलत प्लेटफॉर्म में ना चला जाऊं, तो बैंक के थ्रू भी आप एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। आपने पूछा था कि म्यूचुअल फंड के अलावा क्या करना है, पहले तो हाइजीन की बात की थी, इमरजेंसी फंड, ये सब। तो फिर आपको ये सोचना है कि अगर आपके शॉर्ट टर्म कुछ गोल्स हैं, मान लीजिए आपको कुछ खरीदना है, या फिर एक बड़ा परचेज करना है, या फिर आपको हॉलीडे में जाना है, आपको 1-2 साल के अंदर जाना है, तो वो पैसे को आप रिटर्न्स के लिए इक्विटी में नहीं डाल सकते। तो उसको अगर आप एफडी में भी रखेंगे ना, तो ठीक है। अगर आप आरडी बनाएंगे, आपको 1 साल बाद जाना है, आरडी बनाएंगे तो भी ठीक है। इट्स अ फर्स्ट स्टेप, अच्छा स्टेप है कि आपने स्टार्ट किया। और जो आपको लगता है कि मुझे ये अपने लिए नहीं चाहिए अभी, या बच्चों के एजुकेशन के लिए, या अपने रिटायरमेंट के लिए, 8-10 साल के बाद है, इतना कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है म्यूचुअल फंड, सब कुछ ऑनलाइन हो जाता है। और आपका बैंक जो है, बैंक के ऐप से कर सकते हैं, एचडीएफसी, आपको डीमैट अकाउंट की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ ऑनलाइन बटन प्रेस करने से हो सकता है, और आप अपने पोर्टफोलियो को भी देख सकते हैं। तो छोटा छोटा अमाउंट, एकदम रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करें। रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट यानी कि हाइब्रिड काइंड ऑफ फंड, थोड़ा इक्विटी थोड़ा डेट, ताकि उतार चढ़ाव होगा जरूर, लेकिन कम होगा। और अपना तो मतलब गोल्ड से तो हमें बहुत लगाव होती है, महिलाओं को तो मल्टी एसेट फंड में भी करें, ताकि गोल्ड का भी एक्सपोजर मिल जाए। तो स्टार्ट विथ आरडी, एफडी, एंड स्लोली मूव टुवर्ड्स म्यूचुअल फंड्स, वो भी बैलेंस एडवांटेज, मल्टी एसेट, बाद में इक्विटी। ओके, तो चलिए म्यूचुअल फंड्स पे तो आगे चर्चा करेंगे, लेकिन एक चीज और दीप्ति, हाउसवाइफ्स जिनके पास शायद कोई रेगुलर मंथली इनकम नहीं है, बट शायद कैश सेविंग्स उनकी मोस्टली होती हैं, उनको क्या कैसे प्लान करना चाहिए, कैसे वो अपनी उन कैश सेविंग्स को इस्तेमाल कर सकती हैं? क्या वो ज्वेलरी खरीद लें? अब तो इनफैक्ट जिन हाउसवाइफ्स ने ज्वेलरी भी खरीदी होगी वो भी काफी फायदे में रही होंगी, जिस तरीके की चाल हमने सोने में देखी है, बट हाउसवाइफ्स अपनी उन कैश सेविंग्स को कैसे यूटिलाइज कर सकती हैं? दीपाली, सेविंग्स तो हर महिला अपने घर में करती है। उनको पता है कि अनसर्टेन टाइम कभी भी आ सकता है। तो हमारे पास बहुत सारे प्लान्स हैं, जैसे कि मैंने कहा कि वन कैन इन्वेस्ट इन द लाइफ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस, इनमें भी एनपीएस। तो जो आपको पहले अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा कि हम कैसे सेविंग से इन्वेस्टमेंट माइंडसेट के अंदर आए, क्योंकि सेविंग्स में आके कहीं ना कहीं आपका जो रिटर्न है ऑफ इन्वेस्टमेंट्स है वो रुक जाता है। तो जैसे जैसे आप थोड़ा थोड़ा पैसा हर महीने एक ऑटोमेटिक प्रोसेस के थ्रू, मंथली मैंडेट्स लग जाते हैं इन पॉलिसीज के ऊपर, आपको पता भी नहीं चलेगा, और आपका धीरे धीरे पैसा आपके पॉलिसीज के अंदर, आपके एनपीएस पोर्टफोलियो के अंदर ऐड होना स्टार्ट हो जाएगा। बस एक हैबिट की जरूरत है, और आप अपनी सेविंग्स को डेफिनेटली एक बड़ा इन्वेस्टमेंट कॉर्पस में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय डूइंग मंथली इन्वेस्टमेंट्स इन दीज फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स व्हिच आर इजीली अवेलेबल विद द क्लिक ऑफ अ बटन। ओके, चलिए, तो ये तो चर्चा हुई कि कैसे आप पहला कदम आगे बढ़ा सकती हैं, कहाँ निवेश कर सकती हैं। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, जब लौटेंगे तो एग्जैक्ट सोर्सेज को समझने की कोशिश करेंगे, क्या गलतियां नहीं करनी है उनको भी जानेंगे हमारे दोनों एक्सपर्ट से। जल्द वापस आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं वुमेन्स डे के मौके पर हमारा स्पेशल शो। हमारे साथ है फिनवाइस पीएफएस की प्रतिभा गिरीश और पॉलिसी बाजार के ग्रुप लीगल की हेड दीप्ति रुस्तगी। आप दोनों का एक बार फिर से ब्रेक के बाद स्वागत है। अच्छा प्रतिभा, जो आखिर में मैंने ब्रेक में जाने से पहले सवाल पूछा था दीप्ति से, वही मैं आपसे पूछना चाहूंगी। अगर हर महिला को कंफर्ट नहीं है, या फिर जानकारी नहीं है, या वो कॉन्फिडेंस नहीं है, तो क्या उन कैश सेविंग्स के जरिए फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकती हैं? आजकल जरूरी नहीं है ज्वेलरी आपको लेनी है, आप तो अब कॉइन्स भी ले सकती हैं,
स्लोली एंड ग्रेजुअली एग्जैक्टली कैश को कैसे इस्तेमाल कर सकती हैं हाउसवाइफ्स अगर वो बैंक रूट के थ्रू नहीं जाना चाहती हैं, या फिर बैंक अकाउंट नहीं है, अगर बैंक अकाउंट है भी तो डिपॉजिट कराने का इशू है, मतलब अगर इस तरीके की कोई सिचुएशन है तो कैसे डील किया जाए? गोल्ड एज एन एसेट क्लास अगर ये ओवरऑल फैमिली के पोर्टफोलियो का 5 से 10% है तो इट्स अ गुड थिंग। फिजिकल गोल्ड बहुत अच्छा तरीका है, जैसे आप बता रहे हैं वो कैश में सेविंग्स रखते हैं तो फिजिकल गोल्ड खरीद सकते हैं, लेकिन एक बात का जरूर ध्यान रखें कि बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है गोल्ड का, वो और कितना कंटिन्यू होगा ये किसी को नहीं पता, हो सकता है और थोड़ा कंटिन्यू हो सकता है, इसमें करेक्शन भी आए। लेकिन आप तो ऐसा नहीं खरीद रहे हैं, स्पेशली इंडियन हाउस होल्ड्स में हम गोल्ड ऐसे नहीं खरीदते कि आज खरीदा और कल उसका भाव देख के बेच रहे हैं। हमने एक बार खरीद लिया तो उसे एक लगाव जैसी हो जाती है कि बहुत इमरजेंसी यार कुछ लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए रख रहे हैं, तो इट इज नॉट अ बैड आइडिया एज लॉन्ग एज ये एक छोटा हिस्सा है आपका इन्वेस्टमेंट का। आपके पास पूरा इन्वेस्टमेंट जो पैसा है वो सिर्फ एक एसेट क्लास में, चाहिए कितना भी प्रदर्शन क्यों ना हो या भले ही इक्विटी हो भले डेट हो, आप नहीं डाल सकते। आपको थोड़ा हिस्सा बांटना पड़ेगा। गोल्ड एक हिस्सा, गुड आइडिया, एज अ गोल्ड कॉइन ऑल्सो इज अ गुड आइडिया। सिर्फ जब ज्वेलरी में कन्वर्ट कर देते हो तो बहुत सारे एडिशनल कॉस्ट लग जाते हैं और लगाव भी बहुत ज्यादा हो जाता है, फिर आप उससे पार्ट नहीं कर पाते हो तो उसको एसेट, फाइनेंशियल एसेट नहीं मान सकते, वो पर्सनल एसेट गिविंग सेटिस्फैक्शन ऐसा हो जाता है। तो कॉइन इज डेफिनेटली अ गुड। ओके अच्छा दीप्ति, वो विमेन्स या लड़कियां जिनकी अभी अभी प्रोफेशनल जर्नी शुरू हुई है, नई नई नौकरी लगी है, कमाना शुरू किया है, उनके लिए एडवाइस आपकी क्या रहेगी? क्योंकि ये वो तबका है जो कि बखूबी समझता है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की इंपॉर्टेंस को, जो शायद उतना स्मार्ट एनफ भी है कि अपनी इन्वेस्टमेंट्स को शुरू करके खुद मॉनिटर भी कर सके और डिसीजन भी ले सके, लेकिन शायद अब तक नहीं लिया है। अगर वो ये शो देख रही हैं तो उनके लिए सजेशन क्या है? जितना जल्दी स्टार्ट करेंगे कितना इंपॉर्टेंट ये रहेगा, और कैसे शुरुआत कर सकते हैं? मतलब क्या पहला स्टेप यहाँ पर रखें? अगर हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस कर लिया हो तो उसके बाद जो जर्नी है वो कैसे आगे बढ़ाएं? दीपाली, सबसे इंपॉर्टेंट है कि फाइनेंशियल अवेयरनेस होना। हमने देखा होगा कि कोई भी वर्किंग यंग महिला, 80% ऑफ देम दे जनरली टेक करियर ब्रेक्स बिकॉज ऑफ मदरहुड। उस समय के अंदर अगर आप अपने फाइनेंसेस को वेल प्लान करती हैं तो करियर ब्रेक की वजह से जो आपकी जर्नी के अंदर एक रुकावट सी आती है, आपके ऊपर प्रेशर नहीं आता है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने फाइनेंसेस को समझें, ठीक तरीके से उनको इन्वेस्ट करें, ताकि अगर किसी इमरजेंसी के टाइम पे या अगर आप एक्चुअल ब्रेक लेने चाहते हैं कि जो एक जेन्युइन ब्रेक होती है अपनी फैमिली को संभालने के लिए, उस टाइम पे आपके पास सफिशिएंट इन्वेस्टमेंट्स होनी चाहिए सो दैट यू कैन कैरी ऑन विद योर डिसीजन, और आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते हैं कि ये प्रेशर नहीं होता है कि मुझे नौकरी ज्वाइन करनी है इमीडिएटली, मेरे पास फाइनेंसेस नहीं है। इसलिए जितना जल्दी आप इन्वेस्टमेंट्स को स्टार्ट करते हैं, पावर ऑफ कंपाउंडिंग बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ओवर द इयर्स। तो जितना जल्दी आप इन्वेस्ट करते हैं उतना धीरे धीरे आपका पैसा ओवर द पीरियड एक अच्छा अमाउंट आपके पास आ जाता है और आप अपने फाइनेंशियल डिसीजंस खुद ले सकते हैं। ओके प्रतिभा, क्या गलतियां आमतौर पे विमेन इन्वेस्टर्स करती हैं या फिर कर सकती हैं? किन बातों का बेसिकली ख्याल रखना है अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी में? जैसे अभी उन्होंने कहा कि करियर ब्रेक्स बहुत सारे होते हैं, चाइल्ड बेयरिंग, चाइल्ड रेयरिंग, एल्डर्स का सपोर्ट, ये सब के लिए चाइल्ड ब्रेक होता है। तो न्यू इन्वेस्टर्स को ये ध्यान रखना चाहिए, ये भूल जाते हैं कि ब्रेक्स हो सकता है, तो अपने कॉर्पस ऐसा कोई प्रोडक्ट ना ले जो आप पे मतलब बाइंडिंग हो जाए कि आप अभी आपके पास इनकम नहीं है फिर भी आपको वो पे करना पड़ रहा है। ना सिर्फ आप अपने एक्सपेंसेस का सोचोगे, ये भी सोचोगे कि अभी हमने तो ये प्रोडक्ट ले लिया और इसमें कैसे इन्वेस्ट करें। सो स्टार्टिंग में तो आप बाइंडिंग वाले इन्वेस्टमेंट्स ना ले, आपने इन्वेस्ट कर दिया तो लॉन्ग टर्म के लिए ही रखिए, लेकिन ऐसा बाइंड नहीं करना चाहिए। सेकेंडली, रिस्क से डरे नहीं, एक्सपेक्टेशंस क्लियर रखेंगे, फाइनेंशियल अवेयरनेस रखेंगे, और अगर अपने इन्वेस्टमेंट्स को एक सबसे बड़ा मैजिकल इंग्रेडिएंट आप दे दोगे समय का, तो बहुत अच्छा कंपाउंडिंग का रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये गलती नहीं करना चाहिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपने ये सब सुन लिया फिर आप डिसीजन ले रहे हो तो अच्छी बात है, अगर आप डिसीजन नहीं ले रहे हो और अगर आप पार्टिसिपेट भी नहीं कर रहे हो, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। इससे बहुत सारे हमने नेगेटिव्स देखा है कि जो विडोहुड हो जाता है, डिवोर्स हो जाता है, तब उनको कुछ
पता ही नहीं चलता कि फाइनेंसेस कहाँ पे है, वो अच्छा है कि वो अपना संभाल पाएंगे कि नहीं संभाल पाएंगे। इसलिए अगर आप ये सब कुछ भी करें तो एटलीस्ट इन्वॉल्व हो जाइए अपने फैमिली में, और ये जानकारी जरूर रखिए कि आपका इन्वेस्टमेंट्स कहाँ है और इंश्योरेंसेस क्या है। अच्छा दीप्ति, एक फैमिली की कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है अपनी फैमिली के विमेंस को फाइनेंशियल सिक्योर बनाने में या उनकी अवेयरनेस को इंक्रीज करने में? ये रोल फादर का, हस्बैंड का कितना हो सकता है, या फिर वो मदर्स जो अवेयर हैं, उनकी डॉटर्स हैं, स्कूल गोइंग है, उनको अभी से फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में जानकारी देना कितना इंपॉर्टेंट है ये ओवरऑल हर पर्सपेक्टिव से विमेंस की फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके घर में आपके जो स्पाउस हैं, आपके फादर हैं, आपके ब्रदर्स हैं, वो सारा आपका घर का खर्चा संभालते हैं। उनको भी समझना चाहिए कल को अगर किसी रीजन की वजह से, किसी इमरजेंसी की वजह से अगर वो हमारे पास नहीं है, तो हमारी जो महिलाएं घर के अंदर हैं उनके ऊपर कोई मुसीबत ना आ पाए। It is their equal responsibility to train them, to educate them about their finances, so that tomorrow, if there is any exigency, any emergency, a woman is independent enough to take care of the stress which is there in the family. तो ये एक equal responsibility है। Similarly, अगर कोई educated mother है जो अपने finances को समझती है, आप देखेंगे कि उनके बच्चे अपने आप ही उस behavior को घर में देख के एक अच्छा अपने future को develop करते हैं। किसी भी मतलब आप समझिए कि एक अर्ली इन्वेस्टमेंट की उनके अंदर आदत आ जाती है, ऑटोमेटिकली आ जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एजुकेशन का, अवेयरनेस का एक कल्चर आपके हर घर में होना चाहिए। ओके। अच्छा प्रतिभा, आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि सारे स्टेप्स फॉलो करने के बाद म्यूचुअल फंड्स की तरफ भी एक्सपोजर ले सकती हैं, तो कुछ फंड्स हमारे व्यूअर्स को सजेस्ट कीजिए जो ऑलरेडी इस जर्नी में आगे बढ़ चुकी हैं, जो पोर्टफोलियो बनाना जानती हैं लेकिन अब तक शुरू नहीं किया है। आपकी रिकमेंडेशंस क्या रहेंगी वुमेन्स डे के मौके पर? प्रोफाइल के हर एक पहलू के लिए मैं बताऊंगी। बैलेंस एडवांटेज फंड में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के बैलेंस एडवांटेज फंड, ये हाइब्रिड फंड है जो मैंने बताया कि आप स्टार्टिंग कर सकते हो। और मल्टी एसेट फंड जिसमें गोल्ड, डेट, इक्विटी सब है, वाइटो मल्टी एसेट फंड। और दो कैटेगरी ऑफ फंड्स है, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड जो फंड मैनेजर डिसीजन लेंगे, और निप्पॉन मल्टी कैप फंड। आप प्योर इक्विटी में डाल रहे हैं तो आप एक्सपेक्टेशंस रख के अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से इन्वेस्ट करें। ओके, तो ये रहे आपके लिए टॉप 4 फंड्स प्रतिभा की तरफ से। नोट कर लीजिए अगर आप पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहती हैं। लेकिन अगर ऑलरेडी आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की राह पर आगे बढ़ चुकी हैं तो सतर्क रहिए, निवेशित रहिए और अपने फाइनेंसेस को सिक्योर करते चलिए। और अब तक अगर आपने अपने फाइनेंशियल जर्नी की शुरुआत नहीं की है तो देर ना करें, अभी से कीजिए। और ये ऐसी चीज़ नहीं है कि आप नहीं कर सकते। जब आप घर संभाल सकती हैं, बच्चों को संभाल सकती हैं, दफ्तर संभाल सकती हैं, तो अपने फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को भी संभाल सकती हैं। इसी नोट पर हमारे दोनों एक्सपर्ट्स का थैंक यू आने के लिए शो में और गाइड करने के लिए हमारे व्यूअर्स को कि कैसे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की राह पर आगे बढ़े। थैंक यू सो मच आप दोनों को और हमारे सभी महिला व्यूअर्स को हैप्पी वुमेन्स डे। नमस्कार।